प्रोग्राम में खुश आमदीद। और इस वक्त मेरे साथ एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, इंतहाई एक्सपीरियंसड हैं और इस वक्त जो मुल्क के हालात में हैं उसमें पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरनेशनली एक डिबेट भी बन चुका है और एक सब्जेक्ट भी बन चुका है। थोड़ी तकनीकी गुफ्तगू होगी लेकिन मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू हम सब सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो एक्चुअली दिया कैसे है। बहुत शुक्रिया सर फॉर जॉइनिंग। सो आई हैव गॉट सम वेरी बेसिक क्वेश्चंस इन माय हेड। तो आपने वो जो हमारा जज्बा है उसको अपने जवाबात से और बढ़ा दीजिएगा ताकि लोगों को थोड़ा समझ भी आ जाए कि जहाज़ कैसे गिरा है। पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा सर, पहले तो ये बताएं कि ये ड्रोन की फ़िलहाल रीसेंट स्टोरी है कि ड्रोन्स के हवाले से सवाल उठ रहा है कि आ रहे हैं तो हम उसको एक स्पेसिफिक टाइम ले रहे हैं फिर शूट डाउन कर रहे हैं, और वो ड्रोन्स किस नौइयत के हैं? देखिए, ये इजरायली ड्रोन है, इसमें दो तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। एक कैपेबिलिटी ये होती है कि ये सप्रेस करता है एयर डिफेंस को, और दूसरा डाटा पिक भी करता है। यानी जब आप रेडार अपना ऑन करेंगे या मिसाइल मारने की या सरफेस से मारने की कोशिश करेंगे तो ये आपके सेंसर्स की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उनको पिक कर लेता है और पिक करके पेरेंट यूनिट को ट्रांसफ़र करता है। जिसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक रेडार आपने बैटरी कर रेडार ऑन कर दिया तो वो पिक करेगा कि इस फ्रीक्वेंसी पे यहाँ लाहौर वाला रेडार ऑपरेट करता है। तो नेक्स्ट टाइम दुश्मन जो होगा वो अकॉर्डिंगली एंटी रेडिएशन मिसाइल भेजेगा उनको टारगेट करने के लिए। तो देना ख़तरनाक भी होता है जब आप फ्रॉड करें। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो चीज़ आए, इसीलिए हम ज़रा केयरफुल भी थे कि अगर सारा डाटा जंग शुरू होने से पहले हिंदुस्तान के पास न कलेक्ट हुए। एक तो वो बात है। दूसरा, मैं थोड़ा सा एक मिसपरसेप्शन जो लोगों के जहन में उसकी क्लैरिटी करता चलूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों के जहन में ये है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द कोई सीमेंट की दीवार है कोई 100 किलोमीटर ऊँची, तो कोई चीज़ आएगी वो टकरा के गिर जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपने बड़े बड़े मुल्क मिडल ईस्ट में, इसराइल में देख लिया कितना डिफेंस एक्सपेंडिचर उनका होता है, उसके बावजूद पेनिट्रेशन हो जाती है और ये नॉर्मल है। ये प्राइस होती है जंग की, देनी पड़ती है। ये नहीं होता कि 100 मिसाइल आएंगे तो 100 के 100 गिरा देंगे और बाहरी बॉर्डर के बाहर सारा गिरा पड़ा होगा। उन्होंने भी पैसे खर्चे हैं, उसके काउंटर मेजर्स होते हैं ऐसे सर्फेस जब ड्रोन्स फायर किए जाते हैं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा थोड़ा लॉस। अच्छा खालिद साहब, ये भी बताइएगा कि ये मैसिव अटैक का मकसद होता है इनका या जासूसी का मकसद? देखिए, सिर्फ 1000 किलोग्राम वज़न का इसका वॉर हेड होता है। जब एक फाइटर जहाज़ J-10C जैसा ये तकरीबन 7 टन वज़न उठाता है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना एक फाइटर एयरक्राफ्ट निस्बत कितना कम लोड होता है। मोस्टली इसका टारगेटेड एक एम होता है और दूसरा ये होता है खौफ और रास फैलाना, लोगों को इनसिक्योरिटी पैदा करना। जब एक मिसाइल लाहौर बोल्टन आके गिरता है तो आपको लगता है कि हम लाहौर सारा इनसिक्योर। लेकिन सर, जो ड्रोन है, जो अभी पाकिस्तान में ड्रोन एंटर हुए हैं, ये सिर्फ जासूसी के? नो, मैंने कहा पहला ये होता है। पहला ये होता है कि वो अपनी सेंसर से अपनी आपकी फ्रीक्वेंसीज उठाता है और दूसरा अटैक आके करता है। यानी वो दो काम इकट्ठे करता है। यानी वो जासूसी भी करता है और हिट भी आके करता है 1000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव के साथ। तो उस वक्त तक डाटा ट्रांसफ़र कर चुका होता है वो अपने पेरेंट यूनिट को कि लाहौर में ये रेडार मुझे लॉक करता है। क्योंकि यहाँ पे ये हुआ है कि हमने जब रेडार ज़ाहिर हम लॉक करते हैं तो इनको भी वार्निंग आ जाती है कि आपका डाटा चोरी हो रहा है। तो दैट इज़ द कन्फर्मेशन कि आपका डाटा कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है इस रेडार। और चूँकि आप कह रहे हैं कि ड्रोन ने एक्सप्लोसिव्स कैरी किए होते हैं तो उसमें वो फिर पैमाना वेरी करता है डिस्ट्रक्शन का? अगर नहीं, 1000 किलोग्राम की कैपेसिटी होती है वजन। आपने एक्सप्लोसिव कौन सा लगाना है उसके अंदर वो चॉइस होती है किस तरह का टारगेट है, बट जनरली एक जनरल डिस्ट्रक्शन के लिए रखा जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम की क्या पर्टिकुलर स्पेशलिटी थी कि हमने तैयारे भी गिराए और फिर ड्रोन्स भी गिराए? देखिए, सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा थोड़ी सी हिस्ट्री, और मैं क्विक आपको बताता चलूँ ऑन द लाइटर नोट के ये जो राफेल के साथ हुआ है ये पहली दफ़ा हिंदुस्तान के साथ नहीं हुआ। आज से पूरे 60 साल पहले चले जाएँ, 1965 की जंग में चले जाएँ, 70 साल हो गए। उस ज़माने में हमने हंटर शूट किए थे पाकिस्तान इंडियन जहाज़ थे। वो एक्चुअली इंग्लैंड का जहाज़ है, यूके का। तो एक BBC का कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे एक पायलट से मिलने आया, स्क्वाड्रन सज्जाद हैदर से, और उन्होंने आके पूछा कि कैसा जंग चल रही है। तो ही सेड कि वी आर शूटिंग द हंटर्स लाइक डक्स। हमारे पायलट ने उनसे कहा कि हम किस तरह गिरा रहे हैं। एंड उन्होंने उस वक्त कहा 70 साल पहले यूके के BBC को कि दे आर बैड पब्लिसिटी ऑफ योर एयरक्राफ्ट, द इंडियन पायलट्स आर योर बैड पब्लिसिटी। अब देखिए, राफेल की आज 70 साल बाद भी दे आर बैड पब्लिसिटी टू द फ्रेंच एयरक्राफ्ट। मैं प्राइड से कह रहा हूँ, अल्लाह से डर के भी कह रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि ये शाइन ऐसी लगे। देखिए, एक मोटिवेशन है नंबर 1 जो जज्बा ईमान होता है। दूसरी, हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बहुत टफ है। बीइंग अ फाइटर पायलट मुझे पता है कि हमारे क्या स्टैंडर्ड होते हैं। मैं जब नौजवान अफसर था तो इंस्पिरेशन मेरी MM आलम थी। मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर मेस में हुई और पेशावर बेस पर हुई।
तो एम आलम साहब ने शादी नहीं की थी सारी उम्र, वो बैचलर थे और मैस में साथ वाले कमरे में रहते थे, हम खाने इकट्ठा खाते। अच्छा, सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी उन्होंने शादी नहीं की। वो कह रहे थे मेरी शादी एयरफोर्स से हुई थी। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। हम हैरान होते थे कि ही इज, बट वी आर स्टिल प्राउड ऑफ हिम। नो, ही इज प्राउड ऑफ हिम बिकॉज़ ही वाज डेडिकेटेड। उनके कमरे में बेड नहीं था, उनकी बहुत अलग टॉपिक है कि वो पढ़ते रहते सारा दिन। हमें डांटते थे, डाइनिंग के दौरान पूछते थे कि हंटर के कितने मिसाइल लगते हैं, कितना। और वो आपके रूममेट थे? साइड रूम में, दूसरे ब्लॉक में रहते थे। तो वो हमें डांटते ये थे कि तुमने नई इन्फॉर्मेशन अगर पढ़ी इंडियन के बारे में तो खा जाएंगे तुम्हें वो। तो हम तो वो इंस्पायर्ड लोग हैं उनसे डायरेक्ट इंस्पिरेशन लेने का, और वो लेगेसी एयर मार्शल असर खान से लेके एयर मार्शल नूर खान से लेके प्रेजेंट चीफ तक वो कंटिन्यू है लीडरशिप पर। दिस इज सो इम्प्रेसिव। और ये जो आपने बताया मैं वाले साहब के बारे में तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, ये मिस इन्फॉर्मेशन की वॉर है, झूठ है, मतलब अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो हंसी के अलावा कुछ कर नहीं सकते आप। और वो ये भी चला रहे थे कि आसिम मुनीर कहीं पकड़े गए एंड वी हैव नो आइडिया कि इन चीज़ों को रिएक्ट कैसे करें, और वो खुद भी हंसते ही होंगे इंडियंस। तो सही ऐसी डिसइंफॉर्मेशन में फॉर एग्जांपल जब हमें सुनने को मिला कि जी F-16 गिरा दिए हैं, तो पाकिस्तान इसका क्या कोई मखसूस तरीका है जवाब दे सकता है उस डिसइंफॉर्मेशन का, या फिर हमेशा डीजी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेंगे तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी? कुछ चीज़ों तो मैं आइडिया खुद भी है, बट हाउ टू कोप दिस पर्टिकुलर थिंग? देखिए, इसमें मेरे जैसे लोग तो हाजिर हैं, ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो ऐसे लोग ज़्यादा कमाल कर सकते हैं जो एक्चुअल स्प्रेड करते हैं, जिनके इन्फ्लुएंस है, जिनको लोग फॉलो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए जब एनिमी इन्फॉर्मेशन में हार जाए तो वो मिस इन्फॉर्मेशन की तरफ जाए। जब उसको पता है हम जहाज़ लूज़ कर रहे हैं, हमें मार पड़ रही है, तो फिर अमेरिका का एक जहाज़ क्रैश किया हुआ शिकागो के पास, उसकी फ़ोटो लगा के आप कहते हैं हमने मार दिया। कोई पुराना, और मोस्टली तो पैलेस्टाइन की विजुअल्स भी आ रहे हैं, वो चला दिए हैं। हाँ। तो फिर वो एक मीडिया मेरा ख्याल है पूरा एक कैंपेन चला रहा है उसको इनके, किस तरह हम अपनी शर्मिंदगी कम करें और लोगों के ज़हन में गुस्सा कम करें। देखिए, $75 बिलियन इंडियन कौम देती है इस मिलिट्री को एवरी ईयर, और पाकिस्तान से बजट से ज़्यादा बजट देती है। 900 के करीब जहाज़ है उसके पास, इंडियन एयरफोर्स के पास 950। तो जब आप 80 बेस्ट जहाज़ इस कॉम्बैट में भेजेंगे जो 2 रात पहले हुई, और 5 जहाज़ मलबे का ढेर करके आप 75 जहाज़ों को लैंड करने देते हैं और बाकी 5 को नहीं लैंड करने देते, तो इंडियन लोग पूछेंगे तो सही अपनी हुकूमत से कि इस दिन के लिए आपको इतनी फंडिंग। अच्छा, बिल्कुल इसी पे मैं आना चाह रही थी कि जो राफेल का मामला है, ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ना फ्रांस एक्सपेक्ट कर रहा था, ना उनके वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन को इंटरव्यूज दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई गिरा तो दिया। तो हाउ डिड इट हैपन? देखिए, राफेल जहाज़ जो है, मैं एज अ फाइटर पायलट उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जहाज़ में कोई ख़राबी है, ज़बरदस्त जहाज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लीथल, कुड नॉट डाउट अबाउट इट। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, वो तो ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगा, अपनी एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करेगा। मशीन, कोई भी मशीन मेरे हाथ दे दें, अगर मुझे चलानी नहीं आती तो मैं क्या करूँगा उसके साथ? तो जहाज़ों की सिर्फ क्वालिटी नहीं मैटर करती, उसको एम्प्लॉयमेंट और उसकी ट्रेनिंग और उसका स्किल लेवल भी पायलट्स का भी डिपेंड करता है। तो मैं तो उस एरिया को ज़्यादा इनसे कहूँगा। अभिनंदन का क्या हुआ? अभिनंदन के वक्त इन्होंने ये कहा था कि जी हमारा वो जहाज़ पुराना था, 70 साल पुराना, MiG-21, इसलिए जी F-16 के मुकाबले में और F-17 के मुकाबले में मारा गया। तो मैं एक सवाल और बढ़ के पूछूंगा कि आपके पास 950 जहाज़ था, तो आपको 70 साल पुराना ही जहाज़ मिला था। फिर उन्होंने कहा हमारे पास हमारी ख्वाहिश है, हमारी विश लिस्ट है, हमारा क्रश है राफेल के ऊपर, अगर हमें वो मिल जाए तो उसकी क्या बात है। वो मिल गया तो आपने एक नहीं बल्कि 3 गिरवा लिए। बल्कि मोदी साहब ने तो किसी मौके पे मैंने सुना ये भी कहा कि अगर फलां दफ़ा हमारे पास राफेल होता, यही कहा था उन्होंने अभिनंदन के वक्त कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, फिर राफेल आ गया तो फिर आप कोई हिसाब कर। तो अभी ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम अभिनंदन और राफेल जब इकट्ठे आए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, तो सर ये कितना एडवांस है ये प्लेन राफेल? राफेल बहुत एडवांस है, बिकॉज अभी 4-5 साल पहले उन्होंने खरीदा है। दुनिया ऑल ओवर बहुत अच्छा जहाज़, रिस्पेक्टेड जहाज़ गिना जाता है। मसला जहाँ उनके लिए पैदा हुआ है, हमने उनकी एडवांटेज ख़त्म किया। अच्छा, पहले मैं आपके नाज़रीन को ये बताते चलूँ कि राफेल की विश क्यों कर रहा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हमारे पास होता। वो ये कर रहा था कि उसकी 150 किलोमीटर उसके रेडार की और मिसाइल की रेंज है, बियॉन्ड 150 किलोमीटर, जिसका मतलब ये एज अ पायलट मैं चंद किलोमीटर तक देख सकता हूँ, इंसानी आँख जो होती है। रेडार 150 किलोमीटर तक अगर देख रहा है तो आप उस रेडार पे मिसाइल फायर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ दुश्मन है। रेडार आपको बताते हैं, आप मिसाइल फायर करते हैं, मिसाइल लगता जाते हैं। 150 किलोमीटर हमारे जो F-16 की उस वक्त रेंज, हमारे पास जो मिसाइल थे उनसे कहीं ज़्यादा थी। तो यहाँ तक तो वो खुश थे, लेकिन हमने क्या प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ जो एयर चीफ मार्शल बाबर हैं, इन्होंने फोरसाइट किया कि ये तो हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज में बदल जाएगा। बस इंडियन 150 किलोमीटर से फायर करेंगे, हम तो आधी रेंज से भी नहीं करेंगे, हमारे पास तो मिसाइल ही नहीं है हमारे पास। तो ही प्रॉम्प्टली वेंट इन फॉर चाइनीज एयरक्राफ्ट और J-10C उसका खरीदा गया।
पहली दफ़ा चाइना ने किसी को अपने मुल्क से बाहर J-10C दिया। हमने PL-15 उस पर मिसाइल लगे हुए लिए उसके साथ, और PL-15 की जो रेंज है वो 150 के मुकाबले में जो राफेल के मिसाइल की है उससे 200 किलोमीटर प्लस है। तो ये हमें एडवांटेज हो गया कि अगर राफेल 150 के करीब आएगा हम 200 किलोमीटर से वो मिसाइल फायर कर सकते हैं अपने वालों से। और उस वक्त मैं डॉक्यूमेंट्रीज क्योंकि बनाता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि खालिद चिश्ती के साथ मैं भी अपनी बनाता हूँ, तो मैं जब थोड़ा सा पहले इन्हीं पायलट्स को मिलने गया, रिसर्च करने गया, बल्कि आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए हुए हैं, मैंने बिल्कुल शॉर्टली बताइएगा कि आपने जो हमारे सुपर पायलट्स हैं उनका नेचुरली आपने इंटरव्यू किया है। जी थैंक यू। तो मैं एक्चुअली बड़े अरसे से चाह रहा था और अचानक मैंने विश का इजहार किया एयरफोर्स चीफ को, वो मुझे जानते हैं, तो इंटरेस्टेड मी क्योंकि मैं पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाने में मुझे स्पेशल परमिशन दी फर्स्ट टाइम एवर 3 साल में किसी को भी इनसाइड और आउटसाइड मिलिट्री और सिविल। तो मैं सारा दिन गुजारा, मैं कैमरे के साथ गया, मैंने इंटरव्यू किया सारे पायलट्स के साथ। मुझे यकीन करें उस वक्त नहीं लग रहा था कि यही पायलट होंगे कि जो हवा में जाए ये कारनामे करेंगे, और उस रात को मैं विजुलाइज कर रहा था उन पायलट्स को उड़ते हुए। आप इंटरव्यूज़ देखिए उसमें फुल ऑफ एनर्जी, यंग बच्चे 30-30 साल के नौजवान जिन्होंने मिरेकल कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक रिजॉल्व देख रहा था उस वक्त जो एग्जिबिट हुआ है। और मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम बात करना चाह रहे हैं कि हमारा जो वेपन J-10C के ऊपर लगा हुआ है और वो हमने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी अपग्रेड कर लिया। यानी हमारे पास 2 जहाज़ ऐसे हैं जिन पर इतना लॉन्ग रेंज मिसाइल लगा। और उस दिन क्या हुआ था वो अगर आप पूछना चाहेंगे किसी और अगले सवाल में, तो मैं बताऊंगा कि उस रात क्या हुआ है जो हिंदुस्तानी एयरफोर्स के साथ। जी बताइए। देखिए हिंदुस्तान की ये शर्मिंदगी थी कि आपने नोट किया होगा कि पहले उन्होंने ये पहलगाम किया, एक हाइप क्रिएट की, 2 हफ्ता तक वॉर मॉन्गरिंग की, हमें डिफेंसिव रखा कि हम जाहिर है हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आएंगे, वो खुद ऑफेंसिव थे। मैं आपके नाज़रीन के लिए बहुत सिंपल करके पेश करने की कोशिश करता हूँ कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव होता है। जिसने ऑफेंस करना होता है उसके पास इनिशिएटिव होता है, कब करना है, चूजिंग होती है, टाइम की चूजिंग होती है, वेपन होता है, और सबसे बढ़कर कंसंट्रेशन कि आपने कितनी क्वांटिटी से मारा। हम डिफेंस में थे, हमें नहीं पता दुश्मन कब आएगा, शाम को आएगा, दिन को आएगा, रात को आएगा, जहाज़ों से आएगा, मिसाइल से आएगा, किससे आएगा। फिर उन्हें वो राफेल भेजे फेमस, जिसको हमने जैम कर दिया और वो फोर्स लैंड करके जाके श्रीलंका। मैं उसको फोर्स लैंड नहीं कहता, मैं पैनिक लैंड कहता हूँ कि पैनिक में लैंड करके कि अब क्या करें, बचा लिया। फिर इंडियन पर और प्रेशर आ गया कि आप कुछ तो करें। फिर उन्होंने ये 80 जहाज़ तैयार किए जिसमें पूरा राफेल का फ्लीट था, तकरीबन 33-34 जहाज़ों का, जितने हिंदुस्तान के पास जहाज़ थे, प्लस उन्होंने 40 जहाज़ और लिए और उस दिन हवा में भेजे। उनका मकसद ये था कि चंद एयरक्राफ्ट स्टैंड ऑफ वेपन फायर करेंगे। स्टैंड ऑफ वेपन ये होता है कि अपने मुल्क में रहते हुए ही लॉन्ग रेंज 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे आप मिसाइल मार देते हैं। सिर्फ मिसाइल एंटर होगा, पाकिस्तान में जहाज़ एंटर नहीं है। तो बाकी जहाज़ों का काम ये था कि पाकिस्तानी जहाज़ों को चुन चुन के अगर जो उड़े उसको मारे अपने मिसाइल से। आप इमेजिन करें 80 जहाज़, एवरेज 4 से 6 मिसाइल लगते हैं एक जहाज़ पर, तो अगर ज़रब दें तो तकरीबन 400 मिसाइल उस वक्त हवा में इंडियन जहाज़ों पर लोडेड थे अगेंस्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट। अगेंस्ट हाउ मेनी? अगेंस्ट वो एक नंबर लेता है, वो हम डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंशियल बात नहीं कर सकते, बट वर वी लेसर, मच लेसर। लेकिन उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटी थी हमारे जहाज को मारना, क्योंकि देवर सो मैनी, जैसे मैंने कहा कि 80 जहाज है और 400 के करीब मिसाइल लगा हुआ है उनके ऊपर। लेकिन मैं जितना इन नौजवानों को क्रेडिट देता हूँ मारने का जहाज 5 उनके, मैं उससे ज़्यादा शायद क्रेडिट दूंगा खुद कितना सेफ लैंड कर गए वहाँ पे। देखिए खुद भी बचा कर आ गए ना, खुदा ना खास्ता हमारे जहाज को कुछ होता तो आपको वो तो एक प्लेयर या ऑनर नहीं लगना था ना कि हमारा भी नुकसान हो गया। और चिश्ती साहब ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक एपिसोड थी जिसको पाकिस्तान ने अपनी मर्ज़ी से ख़त्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये भी बताइएगा कि सर कि इंडिया ने पानी के इशू के ऊपर भी बड़ा रिएक्ट किया और नीलम झेलम प्रोजेक्ट्स को भी निशाना बनाया। तो ये जो बगलेहार डैम है इसके हवाले से हम कोई ख़ास पॉलिसी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि इसके डिज़ाइन से भी पाकिस्तान को शिकायत रही है। कैन दैट बी टारगेटेड? देखिए जब ऑल आउट होगी तो पॉसिबिलिटी वाइज अगर आप पूछ रही हैं कि एयरफोर्स की कैपेसिटी वाइज फॉर श्योर इट कैन बी, ये तो कैपेबिलिटी वाइज मैं सिर्फ कह रहा हूँ, मैं इंटेंशन या प्लान्स की बात नहीं कर रहा। इफ समबडी इज टू आस्क मी कि पॉसिबल है एयरफोर्स के लिए, यस पॉसिबल है, लेकिन हमने फिर ये देखना है कि हम फिर वॉर की या वाटर की जंग में जा रहे हैं तो फिर ठीक है, उसका नुकसान ये होगा कि वो पानी किसी से संभाला ही नहीं जाएगा, बिकॉज वो तो कंट्रोल्ड पानी है और जाहिर है वो फ्लो करता है कहीं ना कहीं। हमने तो ये थ्रेट किया हिंदुस्तान को कि अगर आपने हमारा पानी रोका तो आपका पानी भी आपकी तरफ नहीं जाएगा, वो फिर कहीं और जाएगा। अच्छा, इंडिया में चूंकि खुद भी आपको पता है डिस्पैरिटी है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है, 7 सिस्टर स्टेट, मणिपुर और नागालैंड और आसाम और इवन खालिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट है,
क्या इंडिया के इंटरनल इश्यूज बढ़ सकते हैं और इंटरनली इंडिया को नुकसान हो सकता है? देखिए इंटरनली तो खालिस्तान से शुरू हो चुका है। आपने नोट किया होगा कि ये कभी था इतनी अनसर्टेनिटी इंडिया को कि खालिस्तान इटसेल्फ ही लॉयल नहीं हमारे सिख कम्युनिटी या सिख रिलीजन के तमाम लोग जो पैरोकार हैं वही लॉयल नहीं नजर आ रहे, इंडिया को मशकूक हो रहे हैं। तो ये तो ऑल ओवर स्प्रेड किया हुआ है इंडिया के बहुत सारी दर्जनों और चल रही हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट। अब ये एक और ऐड हो गई है और लेट मी टेल यू कि सिख बहुत ज़्यादा है आर्म फोर्सेज में। तो ये इंडिया के लिए बहुत सोच का मकाम है कि ऐसी एक कम्युनिटी को और ऐसे रिलीजन को, इतनी बड़ी कौम को जो बहुत रिस्पेक्टेबल भी है, बहादुर भी बहुत है, उनको छेड़ना उनके मकसद में है कि नहीं। तो इंशाल्लाह समथिंग विल कम अप। और सर 1981 में इंडिया और इसराइल ने जब प्लान बनाया, नाकाम प्लान के कहूटा में न्यूक्लियर प्लांट को अटैक करने का मंसूबा बनाया और वो फिर नहीं मटीरियलाइज हो सका, तो इस तरह के क्या कोई थ्रेट अभी भी मौजूद है? क्योंकि जो वेपन्स हम विटनेस कर रहे हैं, मिसाइल के टुकड़े हमने देखे तो वो इजराइल में, तो वो डज दैट कन्विंस यू कि चीज़ें मज़ीद इंटेंसिफाई हो सकती हैं? 1981 की जो बात कर रही हैं तो मैं बिल्कुल नौजवान पायलट था, उस वक्त फाइटर पायलट था और हम उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करते रहे हैं डिफेंस में अपने न्यूक्लियर प्लांट में। हमारी ड्यूटीज़ लगती थी टू प्रोटेक्ट दैट प्लांट। लेकिन उस वक्त ज़माना और था, उस वक्त एक कॉन्सेंट्रेटेड हमारी ज़ाहिर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज थी। अब हमारा ऐसा कोई साइट ऐसी नहीं है कि जिसको हम कहा जाए कि अगर ये तबाह हो जाए तो हमारा न्यूक्लियर प्लांट रुक जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। यानी एक पर्टिकुलर साइट डिपेंडेंट नहीं है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब आपका वक्त देने के लिए, और मैं ज़ाती तौर पे भी कह रही हूँ वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आपके माजी पे, हाल पे, इवन आप लोगों के मुस्तकबिल पे हमें फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया। आपने एयर कमोडोर खालिद चिश्ती सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।